हेलो दोस्तों। विजन आईएएस करंट अफेयर्स जुलाई 2023 के अगले खंड में आपका स्वागत है। टॉपिक है कॉरपोरेट ऋण बाजार सुर्खियों में क्यों रहा है। यह समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉरपोरेट ऋण बाजार आखिर है क्या। कॉरपोरेट ऋण बाजार के बारे में समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कॉरपोरेट ऋण बाजार यानी कि कॉरपोरेट या कंपनियों द्वारा ऐसा कोई बाजार जहां से ऋण मिल सके। ऋण का मतलब यहाँ पर थोड़ा निवेश से संबंधित है। तो ऋण बाजार के बारे में बात करें तो एक प्रकार का बॉन्ड होता है या फिर कहें कि एक फिक्स इनकम होती है जिसे क्रेडिट मार्केट भी कहा जाता है। यानी कि उसकी साख के आधार पर जो है ये एक मार्केट होता है। इसमें होता क्या है कि जो कंपनियां होती हैं वो अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, नए उत्पादों, नई विनिर्माण सुविधाओं को खोलने के लिए जो है बॉन्ड जारी करते हैं जिसे कॉरपोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो उन बॉन्ड को जिनके पास पूंजी होती है वो उस बॉन्ड में निवेश करते हैं, उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं और उस बॉन्ड के जरिए जब वो बिक जाता है तो कंपनियों के पास पैसा आ जाता है और उस पैसे से कंपनी निवेश करती है और प्रॉफिट कमाती है और बाद में जो बॉन्ड खरीदा हुआ व्यक्ति है उसको भी उसका हिस्सा लाभ लाभ जो है वो मिलता है। तो मोटा मोटा ये हो गया कॉरपोरेट द्वारा जो है जारी किया जाने वाला बॉन्ड या फिर हाँ, बॉन्ड या फिर फिक्स इनकम मार्केट जिसे भी कहेंगे। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अ, लंबी अवधि की होती है क्योंकि निवेश जो है वो एक दिन में निवेश करके दूसरे दिन प्रॉफिट पाना ये मुश्किल होता है। तो एक लंबे समय तक की अवधि होती है। तो लगभग लंबी अवधि के लिए ये ऋण होते हैं और लगभग 1 वर्ष से अधिक की होती है। 1 वर्ष तो मिनिमम है, 1 वर्ष से अधिक होती है। इन सब का रेगुलेट जो करता है, इन सबको रेगुलेट करता है, इन सब का ऊपर जो नियम बनाता है, विनियमन होता है, वो सेबी करता है। यानी कि कॉरपोरेट ऋण बाजार कैसे काम करेगा ये सेबी देखता है। 2002 में सेबी और आरबीआई के बीच जो है ये नियामकीय क्षेत्राधिकार थे जिसे संशोधन करके सेबी को सौंप दिया गया है। भारत में बॉन्ड बाजार की स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यहाँ पर जो है अ, आंकड़े जो है वो काफ़ी अधिक हैं। भारत में भी धीरे धीरे जो है आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ये साउथ कोरिया, मलेशिया, चीन, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो लगभग 17% के बराबर है जीडीपी के और साउथ कोरिया में 80% से ज़्यादा है, मलेशिया में 50% से ज़्यादा है, चीन में 40% है। तो ऐसे-ऐसे जो चीज़ें हैं वो भारत में बाज़ार की स्थिति को और धीरे-धीरे मजबूत करेंगी। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार का महत्व क्या है? कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार का महत्व क्या है? कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार आपने समझ लिया है कि कंपनियाँ जो है वो बॉन्ड जारी करती हैं और उसमें पैसा निवेश होता है और वो अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। अब बात करें इसके महत्व क्या होगा? निवेश के लिए आवश्यक है। तो वही जो आपने परिभाषा सीखी है उसी से इसका महत्व धीरे-धीरे आप बना सकते हैं। जैसे निवेश के लिए आवश्यक है। भारत में उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित अर्थव्यवस्था के बदलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो अभी तक अर्थव्यवस्था थी वो उपभोग पर आधारित थी। यानी कि हम वो लोग उपभोग करते थे। लेकिन अब जो है वो निवेश आधारित अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। यानी कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। कल हमने एफडीआई और एफपीआई पढ़ा था। तो हमें एफडीआई की ज़रूरत है, एफपीआई की ज़रूरत है। अगला जो महत्व है वो संसाधनों का कुशल आवंटन। संसाधनों का कुशल आवंटन का मतलब होता है कि जो भी कॉर्पोरेट से लागत ढंग से धन जुटाना, बैंक वित्त पर निर्भरता कम करना। होता क्या है ना कि अगर सभी कंपनियां बैंक से ही ऋण लेंगी तो बैंकों के ऊपर जो है बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा चीज़, अगर कंपनियां अपने जो भी काम करती हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो बैंकों के ऊपर जो है वो एनपीए जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसे में वित्त को इकट्ठा करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए दूसरा माध्यम, खास करके बॉन्ड वाला जो माध्यम है वो एक बेहतर तरीका है। अगला जो महत्व इसका क्या है कॉर्पोरेट ऋण बाजार का, तो वो है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार होना। बैलेंस शीट में सुधार होने का मतलब है कॉर्पोरेट ऋण बाजार से
बाह्य वाणिज्यिक उधारी में कमी आती है, यानी कि जो हम बाहर से उधारी लेते हैं और उससे हमारा जो संतुलन है, भुगतान संतुलन है, वो डिस्टरबेंस होता है, कभी घाटा ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो वो सारी चीज़ों में सुधार मिलेगा, क्योंकि हम अपने यहाँ ही पैसा जो है वो पैसे का जो जनरेट कर ले रहे हैं। लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तीय समावेशन। कॉर्पोरेट ऋण बाजार से जो छोटे-छोटे उद्यम हैं, जो छोटे-छोटे लघु उद्यम हैं, उनमें भी जो है वो पूँजी की लागत को वो कम कर सकता है। यानी कि वो बैंकों के पास ना जा कर के बल्कि स्वयं जो है वो उसमें एक बॉन्ड निकाल कर के या फिर कहें कि और बेहतर तरीके से पूँजी का अर्जन करने का एक नया तरीका मिल सकता है। और जो अगर निगरानी और जाँच में भी अगर किया जाए तो वो ज़्यादा पारदर्शी तरीका होगा। वित्तीय स्थिरता होती है, वित्तीय स्थिरता वही बैंकों पर दबाव कम पड़ता है। बैंक के बजाय जो लोग बाज़ार से ऋण ऋण में लेने लगते हैं, यानी कि बाज़ार से ऋण मिल जाता है, तो ऐसे में बैंकों के ऊपर दबाव कम पड़ता है। और बैंकों के ऊपर दबाव कम पड़ेगा तो बैंक जो है वो दूसरे क्षेत्रों में, ख़ास करके जो वंचित क्षेत्र हैं, उनके लिए जो है वो सहायता करेंगी। अगला जो है, बात करें इसके टॉपिक की, कॉर्पोरेट ऋण बाजार जो है उससे कुछ जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। जैसे एक क्रेडिट रेटिंग की समस्या है। ऊपर हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ऊपर दिया गया है सुर्खियों में। तो क्रेडिट रेटिंग में होता क्या है ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कई ऐसी प्रणाली हैं जिसके ज़रिए वो रेटिंग जारी करती हैं। उसमें जो है वो मानकीकरण, पारदर्शिता की कमी, ये सारी वजह है। तो जिसकी वजह से उन कंपनियों को अच्छी रेटिंग नहीं मिल पाती है और लोग जो है उसमें निवेश करने से डरते हैं। तो एक ये समस्या है, इससे जुड़ी समस्या है। बॉन्ड जारी करने का तरीका, बॉन्ड जारी करने का तरीका का मतलब यह है कि वो सभी सामान्य जनता के लिए, सभी के लिए खुले हुए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गिने चुने भागीदार होते हैं, वो वही सी को उसको खरीद लेते हैं। ऐसे में ये थोड़ा-सा एक समस्या का विषय बन गया है। तरलता संबंधी बाधाएँ, निवेशकों की कम संख्या तथा जारीकर्ता एवं निवेशकों की कम संख्या तथा मानकीकृत बाजार संकेतकों के अभाव के चलते जो है वो तरलता, यानी कि पूंजी का जो है वो मार्केट में उतना नहीं आ पा रही है। अगला जो है वो समस्या है सरकारी प्रतिभूतियों का प्रभुत्व। प्रतिभूतियों का प्रभुत्व का मतलब ये है कि जब भी कोई बॉन्ड सरकार जारी करती है तो लोग उसमें निवेश करना ज़्यादा सेफ समझते हैं, ज़्यादा भरोसामंद समझते हैं, बजाय कि दूसरी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी बॉन्ड जारी करती है। क्योंकि सरकारी बॉन्ड जो भी जारी होते हैं, उसका जो है भुगतान वो सरकार करती है, किसी भी कीमत पर करती है, फिर चाहे नुकसान ही उठाए क्यों ना उठाना पड़े। तो ऐसे में सरकारी प्रतिभूतियों का जो प्रभुत्व है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा है प्राइवेट कंपनियों की तुलना में, उस पर भरोसा ज़्यादा है। तो अब आप थोड़ा-थोड़ा समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेट बाज़ार जो है बाज़ार ऋण क्या है। अब हम ऊपर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि ये टॉपिक जो है अभी सुर्खियों में क्यों रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि सेबी जो है वो इसका रेगुलेट करता है, इसको विनियमित करता है। तो सेबी ने ही कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। सेबी ने ही एक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड, यानी कि एक ऐसा फंड बनाया जाए जो इन ऋण बाजारों को इकट्ठा रखे, जहाँ से फंड लेना जो है आसानी हो सके। जैसे हमने देखा कि तरलता की जो है समस्या बनी रहती है लगातार, तो एक अगर विकास फंड बनेगा तो मार्केट में जो है तरलता बढ़ेगी। तो इससे संबंधित जो है तथ्य क्या है, ये जो सुर्खियों में अभी सेबी ने कहा है, तो विकास फंड कैसे काम करेगा, तो इस तथ्य की बात करें तो ये एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में किया गया है। अगर आपको सीधा पैसा मिल जाता है, सीधा बॉन्ड जारी किए, आपको पैसा निवेश हो गया और पैसा मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तो एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में है। यहाँ से कोई भी कंपनी पैसा ले सकती है और अपने जो है उत्पादन को बढ़ा सकती है। इसके तहत जो है वो बाजार में संकट या दबाव के दौरान निवेश ग्रेड वाली कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद की जाएगी। तो कोई भी निवेश ग्रेड यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एक प्रकार की रेटिंग होती है, जो ये दर्शाती है कि नगरपालिका या कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।
तो एक जो है ना भरोसा बना रहेगा, एक भरोसे की बात है। वैकल्पिक निवेश फंड का मतलब है एक विकल्प के रूप में निवेश फंड बनाना है, जो नीचे निजी तौर पर एकत्रित किए गए फंड होंगे। इसमें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या निगमित किया जाता है। इसमें जो है कई निवेशक होंगे, जिसमें एंजल निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, ये सब से द्वारा जो है पैसा जो है जुटाया जाएगा। और ये जो मैंने ग्रेड की बात की, इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात करी, तो रेटिंग पाने के लिए कंपनी को कम से कम BBB या उससे उच्च रेटिंग मिलनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्रेडिट रेटिंग की बात करेंगे, तो किसी संस्था में सरकार भी है, व्यवसाय भी है, व्यक्ति भी है कि वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता, और इस मामले में उसी इच्छा के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा राय या विचार को क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। इस विचारों के जरिए होता क्या है, बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। अगर किसी को सकारात्मक रेटिंग मिली है, अच्छी रेटिंग मिली है, तो उस पर निवेश आदमी का बढ़ता है। किसी को अगर ख़राब रेटिंग मिली है, तो वो जो है उसका उत्पादन कम मिलता है। लोग रेटिंग को देख करके ही जो है निवेश करते हैं। ऐसे में 8 प्रकार की रेटिंग है, 8 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है रेटिंग को, जिसमें ट्रिपल ए जो है, AAA, ये जो है उच्चतम रेटिंग स्तर है। सबसे ज़्यादा अगर ये किसी को मिला है, तो यानी कि सबसे सेफ जोन में है वो। इसके बाद जो है BBB है, जो ऋण अदायगी के मामले में मध्यम स्तरीय सुरक्षा की गारंटी देती है। तो यानी कि अगर किसी को इस तरह की रेटिंग मिली है, तो वो जो है सुरक्षित जगह है। अब हम बात करेंगे कि जो कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड जो है शुरू किया गया है, उसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है। उसको शुरू करने का उद्देश्य जो सेबी ने मतलब शुरू करने की बात कही है, तो उसका शुरू करने का उद्देश्य ये है कि संकट या दबाव के दौरान ऋण बाजार को कई दबावों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले खुले बाजार में बांड और प्रतिभूतियों की बिक्री होने लगती है, जिससे तरलता की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो, यानी मार्केट में जो है पैसा नहीं रह जाता है। तो ऐसे में जो है ये अगर फंड वैकल्पिक रूप में बना रहेगा, तो लोगों को या फिर कहें कंपनियों को जो है ऐसी समस्याएं नहीं उठानी पड़ेगी, और वो वहाँ से तरलता को ले सकते हैं। तरलता का मतलब पैसा से है, मार्केट में पूंजी से है। जिस प्रकार संकट आने पर RBI अपने बैंकों के लिए अपने जो है तरलता बैंकों के लिए तरलता उपलब्ध करवाता है, उसी प्रकार ये जो फंड बनेगा, ये जो बना है CDMDF, तो वो जो है कॉर्पोरेट ऋण बाजार की मदद करेगा। योगदान जैसे कुछ विशेष ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और परिसंपत्ति या प्रबंधन कंपनियों के लिए इस फंड में योगदान करना अनिवार्य होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कॉर्पोरेट ऋण बाजार को एक महत्वपूर्ण जो है मुकाम तक पहुंचाएगा। एक फंड जो है बनेगा जो कि कंपनियों को राहत प्रदान करेगा। ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजना होगी, अवधि इसकी 15 वर्ष से अधिक होगी, जो एक प्रकार का सेबी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। सेबी का उस पर जो है नियंत्रण स्थापित रहेगा। तो ये हुआ आपका 3.7। अगला जो आगे की रहा है, इसमें थोड़ा सा वही है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनको पारदर्शी बनाइए, उन पे और थोड़ा सा मानकीकरण रखिए, बाजार सूचना की उपलब्धता में सुधार करिए, ठीक है, जिससे BSE सेंसेक्स है और निफ्टी 50 जैसी इक्विटी सूचकांक जो उनमें पारदर्शिता है, उसमें सूचकांक जारी किए जाते हैं, तो ऐसे यहाँ भी जारी होना चाहिए। निवेशक आधार का विस्तार करना चाहिए। तो ये सब 2-4 चीज़ें हैं जिसमें खुदरा निवेशक भी इन्वेस्ट कर सकें, और उसके बाद में और अन्य भागीदारी भी इसमें कर सकें, तो किसी विशेष के लिए लाभ ना हो, सबके लिए हो। अगला जो टॉपिक है वो 3.8 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। तो ये भी खान और खनिज विनियमन विधेयक जो 2023 है, वो उसमें क्या हुआ है कि संशोधन किया गया है। ये संशोधन कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई संशोधन हो चुके हैं। तो अभी जो संशोधन हुआ है, संशोधन विधेयक पारित किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी और इसके पहले कब कब संशोधन हुए थे, और उन संशोधनों में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखते हैं। इसमें 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि शब्दावली की अगर बात करें तो दिया गया है महत्वपूर्ण खनिज क्या है। तो ऐसे खनिज जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, वो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं।
अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिज में इसमें दिया है सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, समूह के खनिज हीरे आदि शामिल है जो कि भूपर्पटी की गहराइयों से जो है निक्षेपित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये अधिनियम बना है, जो ये विधेयक है, जो पारित किया गया है, ये इसमें क्या था। और दूसरा चीज़, इसमें संशोधन किया गया है। ये संशोधन यानी कि इसके पहले भी कोई विधेयक आया रहा होगा, तो इस सबसे पहला जो विधेयक आता है वो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 आता है। 57 में ही बार बार संशोधन करके उसको जो है ये लगातार उपयोग कर रहे हैं। तो खनिज क्षेत्रों में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए 2015 में जो है खनिज खान और खनिज संशोधन विधेयक जो है उसमें जो है संशोधन किया गया था 2015 में। इन संशोधनों के द्वारा जो 2015 में संशोधन हुआ था उसमें जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो ये दो चीज़ थी, आपको ध्यान रखना है कि 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, तो मतलब ये है कि एक जिला का स्तरीय फाउंडेशन बनाया गया था और दूसरा एक अन्वेषण ट्रस्ट बनाई गई थी। इन दो की स्थापना हुई थी। उसके बाद भी कई सुधार हुए। 2016 में संशोधन हुआ, 2020 में संशोधन हुआ, 2021 में संशोधन हुआ और अब फाइनली 2023 में संशोधन हुआ। तो 2016, 20, 21 में जो संशोधन हुए उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, क्या क्या सुधार किए गए थे। ये संशोधन हुआ था किसमें? ये संशोधन हुआ था 1957 वाले एक्ट में, जो कि शुरुआत में बन गया था 1957 में ही, खान और खनिज विकास अधिनियम 1957। उसमें ये 2016 में हुआ। 2016 में, 20 में, 21 में क्या क्या सुधार शामिल हुए उसमें दिया है कि जैसे कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच जो है वो अंतर को समाप्त कर दिया गया। तो ये एक बड़ी चीज़ थी कि सभी के लिए जो जो एक मर्चेंट खानों थे उसमें और कैप्टिव खानों उसमें, इन सब के बीच के एक अंतर को, जो गैप था, उसको समाप्त कर दिया गया। खनिज खनन लाइसेंस या लीज के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। जो लाइसेंस या फिर लीज पर ले लेते थे 10-10 साल, 20-20 साल, तो उस पर जो प्रतिबंध थे उसको हटाया गया। अन्य सुधारों की ज़रूरत क्यों है, यानी कि अब जो है सुधार की ज़रूरत क्यों है, हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों की खोज और खनन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो अपनी ऊर्जा को लेकर के, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के प्रतिबद्ध है। 2070 तक हमें नेट जीरो उत्सर्जन जो है लक्ष्य जो हमने किया है COP26 में, तो उसको हमको पूरा करना है। तो भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए ये खनिजों का बहुत महत्व है। हमें कोई ना कोई खनिज मिल जाए, जैसे लिथियम मिल गया था हमको कश्मीर के इलाके में, तो वो जो चीज़ें हैं हमारी ऊर्जा सुरक्षा को, खास करके जो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है उसको कम करेगा। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्व इसलिए भी है कि खनन क्षेत्रों में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं। तो हमें अभी तक जो है वो बहुत सीमित एफडीआई आई है इन क्षेत्रों में, लेकिन अब जो है वो स्वचालित मार्ग से खनन और अन्वेषण के लिए हमने 100% एफडीआई की अनुमति जो है दे रखी है। यानी कि अगर कोई विदेशी संस्था या कोई कंपनी हमारे यहाँ खनन और अन्वेषण करना चाहती है तो हमने 100% जो है एफडीआई स्वचालित मार्ग से जो है उसको दे रखी है। ये जो संशोधन हुआ है 2023 में, अभी जो संशोधन किए हैं उसके कुछ प्रावधान हैं। उसमें कुछ क्या प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के बारे में हम 2-2, 4-4 बातें देखेंगे। जैसे पहला है गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत। यानी कि लाइसेंस की जो है एक शुरुआत की जाएगी अब इस संशोधन के द्वारा। और किसके लिए? जो गहराई में पाए जाने वाले खनिज का पता लगाने के लिए संभावित रूप से स्थल की जांच करेगा, सर्वेक्षण करेगा, अनुमति देगा, उसके लिए लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है। नीलामी की प्रक्रिया जो है वो, ये जो अधिनियम है उसकी 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध थी कि जो है नीलामी के द्वारा ही अन्वेषण लाइसेंस दिया जाएगा। अन्वेषण लाइसेंस का मतलब कौन अन्वेषण करेगा, कौन खुदाई करेगा, उसको अगर करना है तो वो पहले नीलामी करनी पड़ेगी। नीलामी में जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही जो है उसका लाइसेंस दिएगा, उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। अगला जो है वो 7वीं अनुसूची जो इस अधिनियम की है उसमें 29 खनिज शामिल हैं।
जिसमें लिथियम युक्त खनिज भी है, तांबा युक्त खनिज भी है, पोटास भी है, जस्ता युक्त खनिज भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है 29 में से 29 ना पूछे, लेकिन ये जो पोटास और जस्ता युक्त खनिज हैं, 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक आध ना एक आध क्वेश्चन में आपको इस तरह चीज़ें मिलेंगी। अन्वेषण लाइसेंस की वैधता जो है वो 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। राज्य सरकार के पास आवेदन कर जो है हम कोई भी संस्था है वो लाइसेंस जो है ले सकती है और 2 सालों तक जो है वो उसको बढ़ा भी सकती है, ऐसी भी सुविधा है। खनन पट्टा की अगर हम बात करें तो खनन हेतु पट्टे पर देने के लिए नीलामी किया जाएगा। अगर किसी को खुदाई करना है, खनन करना है तो उसको पट्टे पर जो है वो नीलाम किया जाएगा पट्टे पर देने के लिए। अन्वेषण जो है एजेंसी खनन पट्टा धारक जो है नीलामी प्रीमियम में एक हिस्सा पाने का हकदार होगी। तो जो ये एजेंसी है वो भी जब नीलामी के पैसे में एक छोटा सा हिस्सा उसका भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए संशोधन की है ताकि हम और अच्छी तरीके से पारदर्शिता कर पाएँ नीलामी में, लाइसेंस देने में, खनन और पट्टा में जो जांच हो रही है उसमें, खनन में, और ये सारी चीज़ें जो है सामने आएँ। अगला जो उसमें हमने चेंज किया है, जो सुधार किए हैं, इस सुधार कहें कि 2023 में जो संशोधन किया है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल है। तो एक दूसरा जो चीज़ें शामिल है कि परमाणु खनिजों की सूची में 12 खनिजों में से 6 खनिज को बाहर कर दिया गया है। अभी ये 12 खनिज थे, 6 को बाहर कर दिया गया। 6 कौन थे? 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है परमाणु खनिजों की सूची से। तो कुछ खनिज थे जिनको बाहर कर देना चला ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि परमाणु खनिजों की जो है खोज में वो सीमित लोगों तक होती है। जबकि 6 को बाहर कर देने का मतलब है कि अब 6 में भी दूसरी कंपनियां, दूसरे लोग भी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसका सारा दारोमदार, सारा ज़िम्मेदारी वो सरकार की थी। अब 6 को बाहर कर दिया है, यानी कि 6 को भी अब जो है उसमें जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, संचार आदि का उपयोग किया जाता था। भारत की जो है नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो उसमें चेंज है, जो शामिल चीज़ें की गई हैं 23वें संशोधन में, 2023 वाले संशोधन में, वो है महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्रों को अनुमति देना। तो निजी क्षेत्रों को अनुमति दे दी गई है। खनन और अन्वेषण सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित हो जाता है। तो ऐसे में इसमें हो गया है, निजी क्षेत्र को द्वारा इनकी खोज और खनन का कार्य जो है वो किया जाएगा। अगला जो चीज़ें इसमें शामिल है वो महत्वपूर्ण खनिजों को खनन लाइसेंस देने हेतु नीलामी करने का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। हालांकि जो है वो केंद्र सरकार की भूमिका इसमें कैसी है, बड़ा अजीब सा है। थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार को जो MMDR है, ये जो अधिनियम है, उसकी पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ क्रिटिकल खनिजों के खनन पट्टे और समेकित लाइसेंस की नीलामी का विशेषाधिकार दिया गया है। पहली अनुसूची भाग डी महत्वपूर्ण खनिज की सूची में शामिल है, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज जो टंगस्टन, कैडमियम, दुर्लभ भूतत्व समूह के खनिज, उपर्युक्त खनिज, उर्वरक खनिज, परमाणु खनिज को सूची से बाहर कर दिया गया है। जो शामिल नहीं किए गए हैं खनिज जो 6 थे, आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है एक लिस्ट, जैसे बेरिलियम युक्त खनिज, लिथियम युक्त खनिज, न्यूबियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क, और उसके बाद में है टाइटेलियम युक्त खनिज, जकोर्नियम युक्त खनिज और अयस्क। ये सारी चीज़ें जो है बाहर कर दी गई हैं। इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है? नीलामी जो है केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जो है सफल बोलीदारों और इन खनिजों के लिए खनन पट्टा अथवा समेकित लाइसेंस जो है वो राज्य सरकार देगी। यानी कि नीलामी करेगी केंद्र सरकार और क्या कहते हैं, लाइसेंस देगी राज्य सरकार। और राज्य सरकार को ही नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान प्राप्त होते रहेंगे। तो जो क्योंकि स्टेट का भी है, किसी स्टेट में खुदाई होगी, किसी स्टेट में खनन होगा, तो उसका एक हिस्सा बनता है, तो भुगतान जो है वो राज्य सरकार को होगा। इसका प्रभाव क्या होगा? जो ये अधिनियम आया है उसका प्रभाव क्या होगा? इसमें होगा क्या कि विदेशी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेश का मतलब हमारे यहाँ FDI आएगी, नई कंपनियाँ आएगी, नई खनन कंपनियाँ आएंगी जो आकर्षित करेंगी, अनुकूल वैधानिक परिवेश तैयार होगा। तो ये चीज़ें एक अच्छा प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी,
ये भी अच्छा है कि निजी क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र भी आप कर सकेंगे। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता भी आएगी। जब ये सब आएँगे तो नया चीज़ भी आएगा। प्रक्रिया में तेज़ी आने का मतलब ये है कि पिछली बार जो पिछले साल जो है, पिछले कई सालों में राज्य सरकार को नीलामी के लिए कुछ 107 खनिज सौंपे गए थे, जिसमें से राज्य सरकारों द्वारा अब तक केवल 19 ब्लॉक ही नीलाम की गई है। तो 107 दिया गया था, अभी तक केवल 19 किए हैं वो, तो ये बहुत धीमा काम था। तो इससे क्या है ना, इस संशोधन से प्रक्रिया में थोड़ा तेज़ी आएगी। आयात पर निर्भरता में कमी होगी। निश्चित रूप से अगर हमको अपने यहाँ ही जो है पर्याप्त खनिज मिल जाते हैं, तो हम जो फालतू आयात करते हैं, तो वो उससे हम बच पाएँगे। इन संबंधों में ये जो संशोधन हुआ है, वो खनिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज के साथ-साथ भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए, जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और ख़ास करके आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये संशोधन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा है, थोड़ा सा देखते हैं मनरेगा के बारे में। तो सबसे पहले है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो रिपोर्ट में क्या है, उसमें मनरेगा से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कुछ समाधान की सिफारिशें की हैं। तो कुछ समस्या भी होगी जिसका समाधान समाधान ये लोग कर रहे हैं, तो वो समस्या को हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं कि जो मनरेगा स्मरणीय तथ्य है। तो इसके प्रकार तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है मनरेगा। किसके द्वारा शुरू की जाती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, केंद्र प्रायोजित योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अकुशल लोग हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, उनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आजीविका को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। लाभार्थी कौन है? 18 साल से अधिक आयु के सभी सदस्य। तो इसका क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम सभा यह तय करती है कि किन कार्यों को प्राथमिकता की दी जानी चाहिए, और ऐसे कार्य का सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा करती है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के रूप में, कहीं कहीं क्वेश्चन फॉर्म में, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें उसमें शामिल मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो सिफारिश की गई है कि मनरेगा में कुछ संशोधन करने चाहिए, तो उसमें समस्याएं क्या थी, क्या किसमें संशोधन की बात की जा रही है? समस्याएं में पहली समस्या है कि अपर्याप्त आवंटन और मजदूरी भुगतान में देरी। यानी कि जो भी लोग काम करते थे मनरेगा में, उनका मजदूरी जो है वो समय पर नहीं पहुंचता था। मजदूरी के भुगतान में देरी होती थी, जिसका कारण आपने देखा कि 2021-22 में लगभग 34% कम बजट का आवंटन किया गया था। ऐसे में मजदूरी कहाँ से दे पाएंगे? तो बजटीय आवंटन में कटौती, मुआवजा नहीं दिया जाना। तो अगर किसी के वेतन को समय पर नहीं दियोगे, तो उसको आपको मुआवजा थोड़ा देना चाहिए कि वो आदमी कैसे सर्वाइव किया। तो ये जो है एक समस्या थी। संस्थागत समस्याएं क्या थी? संस्थागत समस्याएं भी थी, जैसे पंचायती राज संस्थाओं की अपर्याप्त क्षमताएं। तो उनके पास क्षमता ही नहीं थी कि जो है वो प्रतिकूल योजना की तैयारी करें, मंजूरी करें, निगरानी करें, सामाजिक लेखा परीक्षा के अनुकूल बनाएं। तो ये सारी चीज़ें ना होने के कारण एक संस्थागत समस्याएं बन गई। अस्पष्ट जवाबदेही अस्पष्टता अस्पष्ट जवाबदेही में क्या थी? जो केंद्र की एजेंसी के रूप में काम करते हैं, वो स्थानीय सरकारें हैं, उनकी सबकी जवाबदेही बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें घाल-मेल है। तो वो जो है ना, ठीक से जवाब नहीं देते हैं, कोई भी उनका ज़िम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी अर्थात लोकपाल की नियुक्ति ना होना। लोकपाल का मतलब, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो लोकपाल को हम मान के चलते हैं कि वो जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है चीज़ों को देखेगा, उस शिकायत को सुनेगा जनता की। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो लोकपाल की 715 संभावित नियुक्तियों में से 263 ही नियुक्त किए गए हैं। तो जब 263 ही नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे में इतने पंचायत क्षेत्र हैं कि वहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार होगा ही। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और बाहर उनका रजिस्टर पे नाम है। ऐसे में उनके लिए जो है वो समस्या बनती है, ठीक से नियुक्ति में नहीं हो पाती है।
तो इसमें जो है ये समस्या है। प्रणालीगत समस्या क्या है? जो सीपीआई एएल्स के आधार पर जो है मजदूर निर्धारण से संबंधित समस्या है, यानी कि जॉब कार्ड बनवा लिए हैं और उसके बाद में वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं आप अपने आसपास में अगर ये योजनाएं चल रही हैं तो आप देखते होंगे कि ये समस्याएं कैसे इसमें जो है वो घपला होता है, कैसे इसमें जो है वो घोटाला होता है। महिलाओं से जुड़ी विशेष समस्या, कार्यस्थल पर बाल देखभाल सुविधाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं में कमी। जहाँ पर कार्य होता है वहाँ पर ना तो सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता, ईंधन सेवाएं, वो सारी चीज़ों तक पहुँच जो है वो बहुत सीमित है। कम जागरूकता भी एक समस्या है। योजना के तहत जो है प्रक्रियाओं के और उनके संबंधित अधिकारों के संबंध में लोगों में जागरूकता का अभाव है। तो ऐसे में ये भी चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरकार द्वारा किए गए सुधार, क्या सुधार? कुछ सरकार ने जब इतनी समस्या देखी तो कुछ सुधार भी किया, जैसे जो है वो डिजिटाइजेशन किया, यानी कि डिजिटल हाजिरी। चलिए बढ़िया चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति काम पर जाएगा और वो अपना डिजिटल जो है वो हाजिरी देगा। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की सहायता से हाजिरी दर्ज कराने की कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो ये एक अच्छा काम है कि कम से कम लोग अब काम पर जाएंगे। दूसरा है क्या? भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना निर्माण, जिसे युक्त धारा पोर्टल कहते हैं। तो ये एक अच्छी है जिसमें जीआईएस का उपयोग करके हम जो है पंचायतों को हम जो है वो देख सकते हैं या फिर उसको हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सिक्योर, यह एक मनरेगा के तहत किए जाने वाला कार्यों का आकलन है। इसमें विकसित जो भी मंजूरी किया गया है काम को, जो भी काम किया गया है उसको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जरिए जो है शामिल कर दिया जाएगा। जियो मनरेगा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? परिसंपत्तियों का प्रभावी लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। तो ये जो है भ्रष्टाचार को जो है वो अंकुश लगाएगा। तो सरकार ने ये सब कुछ सुधार किए हैं। डिजिटल से संबंधित अन्य प्रयास भी किए हैं, जैसे डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, तो ये जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में ये है कि मनरेगा के कर्मियों का जो वेतन है वो उनके सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। प्रबंधन सूचना प्रणाली, लोकपाल ऐप, ये सारी चीज़ें जो हैं जो उनको शिकायत दर्ज कराने के लिए और जो है भ्रष्टाचार से संबंधित जो समस्याएं थी उसको निपटाने के लिए ये काम करेगा। अन्य योजनाओं के साथ समन्वय जैसे कि मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनमें तालमेल। देश में जो है लगभग 300 ब्लॉक में क्लस्टर सुविधा परियोजना शुरू की गई है। तो इन सबको जो है मर्ज कर दिया गया है, 2-3 योजनाओं को जो है एक साथ जोड़ दिया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा में सीएजी का सहयोग लिया जा रहा है। अमरजीत सिंह सिन्हा समिति का गठन, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा योजना में आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिशें हेतु कुछ चीज़ें शामिल किया गया जाना चाहिए। कुछ अन्य पहले हैं, जैसे प्रोजेक्ट उन्नति है, जिसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की कौशल क्षमता को उन्नत करना, उन्हें कौशल प्रदान करना। सूखा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों के लिए गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करना, कि जहाँ जनजातीय लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर 100 दिन क्यों, थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। तो अन्य पहल भी हो गई हैं ये। सिफारिशों की आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए, मजदूरी सिफारिशें या फिर कहें आगे क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है? जो मजदूरी निर्धारण पर पुनर्विचार होना चाहिए। महेंद्र देव समिति के अनुसार जो है वो थोड़ा सा मजदूरी पर निर्धारण में एक नया सुधार होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मुद्रास्फीति हमारे यहाँ बढ़ी ही है। तो उसके खिलाफ इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। प्रत्येक स्तर पर मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता हो, जैसा कि अभी हमारे यहाँ डीबीटी प्रत्यक्ष जो है वो भुगतान लाभ अंतरण हो रहा है, तो पारदर्शिता होना चाहिए। क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। नियमित रूप से प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार जो है नीति बनाई जानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके लिए कार्य की प्रकृति, कार्यस्थल की सुपर सुविधाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नियम दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। शासन संबंधी भी सुधार कुछ सिफारिशें हम कर सकते हैं, जैसे कि शासन के लिए हमें क्या है, राष्ट्रीय वनीकरण
मनरेगा में अन्य योजनाएं जो है जैसे राष्ट्रीय वनीकरण मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, सड़क किनारे जो है वृक्षारोपण आदि के साथ साथ समन्वय करके जो है वो संस्थागत जो है तंत्र जो है बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक प्रबंधन सहायता प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग, डिजिटल उपस्थिति और उसके बाद में प्रभाव आकलन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करना ये जो है वो ज़रूरी है, ताकि लोगों को सही ढंग से सही लोगों को रोज़गार मिल सके, उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये भी वही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समितियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये दोनों रिपोर्ट जो है एक ही जो है मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो इसमें क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट के अनुसार जो है वो 31 जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से लगभग 96.24% और लगभग 97.01% जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यानी कि लगभग 95 के ऊपर ही जो है सारे लक्ष्य मिल गए हैं। 95% के ऊपर ही हमने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आपने जैसा कि शुरू में ही जान लिए हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये जो है इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत कब हुई? 2000 में, सन 2000 की बात है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, कौन? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जहाँ पर ये जो उग्रवाद जैसी चीज़ें थी वहाँ पर जो है सड़क बनाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में इस योजना को लाया गया। शुरुआत जो है जो होती है अभी जो पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016 में एक नया रूप दिया गया। उद्देश्य जो है वो 9 राज्यों में, जिसमें से 44 जिले थे जो कि वामपंथ और उग्रवाद से प्रभावित थे, उनकी कनेक्टिविटी करना। उनकी कनेक्टिविटी किससे करना? सड़क से साथ उनका सुधार करना। ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली की निगरानी का एक तंत्र होना। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के रूप में निगरानी करना, जब जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 3 चरण हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरंभ होता है पहली का 2000 में, दूसरा का 2003 में, 2013 में, तीसरा का 2019 में, और इसकी समाप्त होने की अवधि 2022, 2000 सितंबर 22 और 2025 तक है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य लगभग सबके एक ही जैसे हैं। सभी मौसम में कारगर सड़कों का पहुंच सुनिश्चित करना, संपर्क को बेहतर करना। 2000 की बात है। 2013 में थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया समय और काफ़ी चीज़ें काम हो चुके थे। जो चाइनीज थ्रू रूट्स और मेजर रूल लिंक्स जो है अब अपग्रेडेशन के लिए आरंभ किया गया है। इसमें जो है 50,000 किलोमीटर का सड़क अपग्रेडेशन लक्ष्य जो है वो शामिल था। 2019 में क्या था? ग्रामीण कृषक बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल, यहाँ इनको सबको जो है सड़कों के माध्यम से जोड़ना। तो ये सारे अलग अलग समय के अलग अलग लक्ष्य बनाए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने से संबंधित कुछ मुद्दे रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? तो पहला है आवंटित धनराशि खर्च नहीं की गई। तो जितना पैसा दिया गया उतना खर्च नहीं किया गया। दूसरा चीज़ ये समस्या है भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं। बार बार जो होता है ना कि वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं, उस पर मुकदमा और भी कई चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बन के आती है। परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन। जो भी परियोजनाएं बनती हैं, पुल हो, क्रॉस ड्रेनेज हो, उसके बाद में जो भी चीज़ें सड़कों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी प्रोग्राम हो, कुछ भी होता है उसमें एक समस्याएं जो है वो उसका कार्यान्वयन ठीक से होता नहीं है। अगला है आवंटित निधि का अन्य कार्यों में उपयोग। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि जो पैसा सड़क बनाने के लिए दिया गया था उसमें उसमें सड़क नहीं बनी है। उसमें सड़क से ज़्यादा जो है उसका खर्च जो है पैसे का प्रशासनिक व्यय में, वेतन में, मजदूरी देने में, इन सब में कर दिया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन। तो इसमें भी एक समस्या है कि गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता आप देखेंगे कि जो ठेकेदार हैं उनका वो पैसा कमाने के चक्कर में
वो सड़क की क्वालिटी इतनी ख़राब कर देते हैं कि सड़क को लगभग जो सड़क 5 साल तक चलनी चाहिए, 10 साल तक चलनी चाहिए, वो मुश्किल से 1 साल भी या 6 महीने भी नहीं चल पाती है। तो ये जो है उसकी निगरानी और उसका मूल्यांकन से संबंधित बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन करता भी है और जो मूल्यांकन करवाता भी है, दोनों जो है पैसे खाते रहते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है गुणवत्ता की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण में अधिक भार ढोने वाले वाहनों के आवागमन को ध्यान में रही नहीं रखा जाता है। वही सारी चीज़ें कि जो है भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। और उसके बाद में OMMAS का IT ऑडिट, यानी कि जो है वो एक, इसका कारण क्या होता है, सूचना प्रणाली रिपोर्ट जो है वो गलत और अविश्वसनीय हो जाती है। डेटा जो है वो अपडेट नहीं होता है, तो वो एक प्रकार से एक समस्या है। आगे की राह हो क्या सकती है? आगे की राह ये हो सकती है कि स्टाफ प्रशिक्षण और उनका ट्रांसफ़र जो है वो सही से होना चाहिए, समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और ट्रांसफ़र पर भी ध्यान देना चाहिए। राज्यों द्वारा जो है वो जो भी हमको जानकारी मिले उसको अपडेट करना चाहिए, ताकि जो है वो आगे के बारे में सही नीति बनाई जा सके, सही फैसले लिए जा सकें। कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी को हमें ये होना चाहिए कि एक कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित हो जो कि पिछड़े राज्यों या अगले राज्यों, सभी राज्यों में जो है वो जा कर के निगरानी करे। हितधारकों से परामर्श, जिनको सड़क पे चलना है उनसे परामर्श लो कि भैया आपको सड़क कैसी चाहिए, ठीक है? मज़दूरों से, वहाँ चलने वाले साधनों से, उनसे सबसे परामर्श लेना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, गुणवत्ता पर जो है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और ऐसे में वो जो है वो जो ठेकेदारी वाला जो सिस्टम है उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दूसरा विकल्प मिल सके तो उसको जो है वो फ़ॉलो करना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की मोटाई में मौजूदा 20 मिलीमीटर से बढ़ाकर 30 मिलीमीटर करने की सिफारिश की गई है। अभी तक क्या है ना, 20 मिलीमीटर की जो सड़कें बनती थी, 20 मिलीमीटर मोटी सड़कें, लंबी नहीं मोटी। तो अब उसको हम 30 मिलीमीटर करेंगे, तो यानी कि 10 मिलीमीटर और बढ़ाएँगे ताकि उसमें मजबूती रहे। लेकिन 10 मिलीमीटर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो क्वालिटी जो है अगर बनाएँगे तो 20 मिलीमीटर में ही अच्छी क्वालिटी बनती है। 30 मिलीमीटर नहीं करेंगे तब भी कोई उसमें नहीं है। अन्य कार्यों में आवंटित निधि के उपयोग को रोकना, जो दूसरी जगह पैसा खर्चा करते हो उसको जो है रोको, यानी कि होना चाहिए कि सड़क के लिए अगर पैसा आया है तो वो पैसा सड़क के निर्माण में ही लगे, दूसरी जगह पैसा ना लगे। भूमि डिजिटलीकरण कार्यक्रमों को पूरा करना, जो स्वामित्व योजना जैसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण भूमि को सुस्पष्ट जानकारी देती हैं, उनमें जो है उनके साथ जो है जुड़ना, डिजिटलीकरण को उसमें शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक अच्छे विकास की ओर ले जाएँगी और ये जो है भारत के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। अगला टॉपिक है 3.11, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नाबार्ड ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में नाबार्ड की भूमिका कैसी रही है उसको हम थोड़ा देखते हैं। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से लक्ष्य उन्मुख पहलों की सहायता से एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। यानी कि इसमें क्या है, जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य के उन्मुख, लक्ष्य की जो जिस तरफ हैं उनकी सहायता करना। उनको कैसे सहायता करना? वित्तीय रूप से समावेशी विकास के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। नाबार्ड जो है कुछ प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? देश की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, जिसमें जो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, तो इसको ये सृजित किया गया है। वाटरशेड विकास निधि और जनजातीय विकास निधि, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो कि आजीविका के हेतु किया गया है। जैसे बॉडी मॉडल हो गया, जनजातीय जनसंख्या की आजीविका के लिए, जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए जो है किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देश के जनजातीय, गैर जनजातीय और खनन प्रभावित क्षेत्रों में संधारणीय कृषि
सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से सहित जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किसानों का जो है वो आर्थिक उत्थान से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों में नाबार्ड जो है वो सहायता करता है, पुनर्वित्तीयन करता है। यानी कि अगर क्या कहते हैं कि अगर एक बार पैसा दिया और उसके बाद में वो किसी तरीके से किसी वजह से फ्लॉप हो गया तो पुनर्वित्तीयन भी करता है। 42 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पुनर्वित्तीयन किया है। मौजूदा ऋण को न चुकाने के लिए नया ऋण लेना जो है वो पुनर्वित्तीयन कहलाता है। यानी कि कोई किसान अगर पैसा लिया नहीं चुका पाया तो उसके बाद में ये जो है उसको फिर से ऋण देता है कि आप इसको लीजिए और फिर से लोन पैसा जो है चुकाइए। तो ये काम करता है। ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाना, जो ग्रामीण वित्तीय संस्थान हैं जिनसे पैसा लेते हैं लोग, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरसीबी और आरआरबी, आरसीबी का मतलब रॉयल चैलेंजर नहीं है, ये आरसीबी यानी कि जो है वो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं, रूरल जो है कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उनको जो है वो सहायता देता है, उनकी देख रेख करता है। अब थोड़ा सा बात करें कि नाबार्ड है क्या, उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। और एक दो टॉपिक है और एक दो पॉइंट है, जैसे इसमें वाणिज्यिक बैंक आरआरबी, और उसके बाद में लघु वित्त बैंक एसएफबी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एफ एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान एमएफआई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि नाबार्ड है क्या। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो उत्पत्ति होती है इसकी 1982 में। बी शिवरामन समिति जो है ने सिफारिश के आधार पर इसका जो है उत्पत्ति होती है। अधिनियम 1981 में आता है, 82 में बन जाता है इसका। एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्य करता है। कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य करता है। मंत्रालय क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। स्वामित्व क्या है, पूर्ण भारत सरकार के स्वामित्व में है पूर्णतः इसका। और उसके बाद में ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में काम करता है। मिशन क्या है, सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से संधारणीय एवं न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। गैर ऋण संबंधी कार्य और ऋण संबंधी कार्य, दो प्रकार के कार्य हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन के प्रयासों का समर्थन करना, तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं उनका समर्थन करती है, उनके प्रयासों का, उनके समावेशन का। आजीविका के अवसरों और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने पर जोर देना। अनुसंधान और विकास पर जो है वो ग्रामीण नवाचार जो है उनका समर्थन करना। तो ये गैर ऋण संबंधी कार्य हैं इसके नाबार्ड के। इसमें ऋण नहीं देता है, इसमें बस सहयोग करता है। ऋण संबंधी कार्य क्या हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाएं हैं उनको पुनर्वित्त जो है वो उपलब्ध कराने, दोबारा पैसा उपलब्ध करवाना। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, अन्य ग्रामीण शिल्प प्रचार, शिल्प विकास विकास एवं उनके ऋण प्रवाह को सुविधाजनक जो है वो बनाना है। किसान उत्पादक सहकारी समितियां संगठन, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, और उसके बाद में प्राथमिक कृषि ऋण समिति या इसी तरह के संस्थानों को ऋण जो है ये देता है। तो ये हो गया आपका नाबार्ड। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, कुछ क्या समस्याएं हैं, मुद्दे क्या हैं वर्तमान में जो प्रणाली है। ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन एक समस्या है। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या है, 2021 में जो है ये माना गया, ये मतलब आंकड़ा सामने आया कि दक्षिण के क्षेत्रों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। उसके बाद जो है उत्तरी क्षेत्र का स्थान आता है। तो ये जो है असंतुलन की बात जो है सामने आती है। भूमि जोत के आधार पर असमानता, ठीक है। लघु एवं सीमांत किसानों को कम ऋण प्राप्त होता है, छोटे मोटे जो किसान हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। कुल ऋण वितरण में आरआरबी और सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी का कम होना, तो ये भी एक समस्या है। और उसके बाद में और क्या समस्या है, कृषि काश्तकारों के पास जो है भूमि का हिस्सा ज़्यादा है, ऐसे में जो है उनको ज़्यादा ऋण मिल जाता है। ऋण वितरण में लैंगिक असमानता, विश्व बैंक फाइंडेक्स डेटा के अनुसार केवल 5% भारतीय महिलाओं ने बैंक ऋण का उपयोग किया है।
तो ये बहुत आंकड़ा कम है। नौकरशाही से जुड़ी बाधाएं और लाल फीताशाही, तो ये भी एक समस्या है। ऋण के महंगे व गैर संस्थागत स्रोतों पर अधिक निर्भर होने के लिए विवश करता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं जो कि नाबार्ड के सम्मुख अभी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पैठ बढ़ाने के लिए पहल, क्या क्या पहल की गई हैं। तो लीड बैंक योजना शुरू की गई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ऋण देगा। तो लीड बैंक योजना, आपको केवल नाम याद रखना है बस। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का प्रावधान, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये 4-5 योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में देने के लिए, ऋण की पैठ बढ़ाने के लिए वो पहल की गई हैं, सरकारी पहल है। आप इनको याद रखिएगा और जब भी लिखना हो आप इसको लिखिए। आगे की राह का क्या हो सकती है, जो लैंड लीज मार्केट है, नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मार्केट है, लीज एक्ट है, इसके अंतर्गत सुधार किया जाना चाहिए। सुधार क्या हो, ताकि इसमें जो काश्तकार किसान को दिए जाने वाले औपचारिक ऋण हैं उनमें सुधार हो। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हो, किसी को अतिरिक्त ऋण ना दिया जाए। और उसके बाद में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना चाहिए। ये जो उत्तर दक्षिण मध्य पूर्व पश्चिम उत्तर हैं, ये सबको जो है एक समान रूप से जो है समय के साथ साथ जो है आवंटन बढ़ाया जाए। क्रेडिट गारंटी हो, क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद में समग्र ग्रामीण विकास अवसंरचना में निर्माण के लिए जब भी अवसंरचना निर्माण होगी उसमें इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ये सारी जो डिजिटल प्रौद्योगिकी वाली चीज़ें हैं उस लाभ को जो है यहाँ तक पहुँचाया जाए, तभी जो है वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पशुधन क्षेत्रक 3.12। हाल ही में क्या हुआ कि पशु एवं डेयरी विभाग ने पशु क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। तो ये जो है पहली क्रेडिट गारंटी योजना है, यानी कि साख पर जो है आप जो है साख के आधार पर योजना है ये, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप इसको मंत्रालय को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन में आपको मंत्रालय से क्वेश्चन मिलेंगे। डेटा बैंक, डेटा बैंक में थोड़ा देखते हैं तो यह क्षेत्रक में जो है पशुधन क्षेत्रक में जीडीपी में लगभग 4.11% का योगदान देता है पशुधन क्षेत्रक। कुल कृषिगत जीडीपी में इसका योगदान जो है 25.6% है। और भारत की जो है 8.8% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद में 2014-15 से लेकर के 2021-22 के दौरान भारत में दूध उत्पादन में लगभग 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सब कुछ डेटा हैं जो पशुधन क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको ध्यान में रखने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम में आएंगी। अन्य संबंधित तथ्य जो ये योजना शुरू की गई है क्रेडिट गारंटी योजना, उससे संबंधित कुछ तथ्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य यह है कि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए तथा पशुधन क्षेत्र में संलग्न एमएसएमई को सुचारू रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए। कैसे ऋण? पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अधीन होगा। यह योजना जो होगी वो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पशुपालन संबंधित चीज़ें करना चाहता है तो इस निधि से जो है वो उसके अधीन काम करेगा। अब जो ये योजना है पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, ये जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, उसने 750 करोड़ रुपए जो है वो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। तो ये ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि ऋण के अधिकतम 25% भाग का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, यानी कि कोई भी अगर एमएसएमई द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण होगा तो उसका 25% भाग जो है वो क्रेडिट गारंटी कवरेज पर प्रदान किया जाएगा। पशुधन क्षेत्र का महत्व क्या है? खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मांस, अंडे आदि की सहायता से खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रामीण परिवारों को सहायक आय तथा भूमिहीनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जो
और क्या करता है ये, श्रम गहन क्षेत्र जैसे चमड़ा है, वस्त्र है, इन सब क्षेत्रों में जो है लोगों को रोजगार देता है, रोजगार पैदा करता है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि दुग्ध जो व्यापार है भारत में, दुग्ध जो क्षेत्र है जिसमें दूध की बातें हैं, उसमें श्रमबल से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो लगभग उनकी भागीदारी 70% है। यानी कि 70% जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं, दुग्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनकी भागीदारी इतनी है। 30% पुरुष हैं। जैविक एकीकृत कृषि की सहायता के लिए, कृषि के लिए जैविक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण आदि उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर पशुपालन होगा तो ये जो जैविक खरपतवार नियंत्रण हो पाएगा, क्योंकि जैविक खाद हमें मिल सकती है वहाँ से। भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, क्या समस्याएं हैं? निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब जो भारतीय मवेशी हैं वो औसत वार्षिक दूध उत्पादन जो है वो 1172 किलोग्राम करते हैं, जो वैश्विक औसत का मात्र 50% है। पशु और इसके कम करने का कारण क्या है? पशु आहार एवं चारे की कमी, ठीक है। पशु स्वास्थ्य की समस्या जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम के खराब कार्यान्वयन, टीकाकरण के अपर्याप्त कवरेज, और उसके बाद में कई विदेशी बीमारी, ये सारी समस्याएं हैं जो कि उनके उत्पादकता को कम कर देती हैं। पर्याप्त जानकारी ना होना, जो किसान है उसको उतना जानकारी नहीं होती है। राज्यों द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध ना होना। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय का केवल 12% भाग ही पशुधन क्षेत्रों को प्राप्त होता है। विपणन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन जैसे दूध प्रसंस्करण इकाई, मांस प्रसंस्करण संयंत्र, पशु उपयोग, इसमें जो है वो अभाव रहता है। पशुधन क्षेत्र से संबद्ध एमएसएमई, जिसमें वित्त तक अपर्याप्त पहुंच, व्यावसायिक विशेषज्ञता की कमी और आपूर्ति, ये सारी चीज़ें हैं। पशुधन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, तो वो जो है पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। अब ये जो फंड बना है तो उस फंड के बारे में कहें कि HIDF फंड के बारे में, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों, उद्यमियों, निजी कंपनी, सूक्ष्म लघु उद्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME, किसान उत्पादक संगठन, इन सब को जो है इसमें निवेश में प्रोत्साहित किया जाएगा, जो इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियां होंगी। दुग्ध प्रसंस्करण की बात करें तो दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धित अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म, पशु चिकित्सा एवं औषधि उत्पादन सुविधा केंद्रों की स्थापना, पशु फार्म के अपशिष्ट के से नए धन प्रबंधन, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इस फंड के अंतर्गत इन सब चीज़ों को डील किया जाएगा। वित्तीय सहायता में ब्याज में 3% की छूट दी गई है। परियोजना की कुल लागत का 90% जो है वो तक ऋण किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पशुधन क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहल हैं। सरकार की पहल को थोड़ा ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? पशु आहार और चारा विकास सहित ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन में उद्यमशीलता यानी कि नस्ल सुधार को बढ़ावा देने की बात इसमें थोड़ा ध्यान दी गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखिए नाम से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। गोकुल मिशन का मतलब क्या है? जो स्वदेशी गोजातियाँ हैं उसके नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, इसके नाम से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रोग निरोधी टीकाकरण, रोगों की निगरानी, पशु चिकित्सा और इन सब में सुधार करने के लिए ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता, इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों और संघों को कार्यशील पूंजी प्रदान करना। और भी कुछ सरकारी अन्य पहले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? पशु स्वास्थ्य में सुधार। पशु स्वास्थ्य में सुधार यानी कि टीकाकरण के लिए मोबाइल बेरे
डिस्पेंसरी, तो मोबाइल के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, परंपरागत औषधीय पद्धतियों को मजबूत किया जा सकता है, वन हेल्थ के दृष्टिकोण को अपना करके प्रजनन नीति का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, नस्ल संघों का गठन किया जा सकता है, फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करना हमें चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें जैव प्रमाणीकरण, जैव कृषि का प्रमाणीकरण, खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो, संस्थागत सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, जिसमें सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह की जो है भूमिका को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला जो है वो अगला टॉपिक है वो 3.13 कृषि उपज का मूल्य निर्धारण। अभी आपने देखा होगा कि टमाटर की खुदरा कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसमें यह होता है कि कृषि वस्तुओं की कीमतों और उनकी मूल्य स्थिरता पर चर्चा शुरू हो गई। तो भारत में टमाटर के उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत में जो टमाटर है, मौसम और राज्य की बात करें तो भारत में टमाटर दो महत्वपूर्ण फसलों में उगाई जाती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, और खरीफ की फसल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उगाई जाती है। खेती के अंतर्गत जो है 5 लाख हेक्टेयर कृषि जो है वो रबी के मौसम में होती है, और उसके बाद में खरीफ के मौसम में लगभग 8 से 9 लाख जो है हेक्टेयर टमाटर की खेती की जाती है। तो अभी अचानक इसकी कीमतों में वृद्धि क्यों हुई, उसके क्या कारण रहे हैं, उसको थोड़ा देखते हैं। अनियमित मौसम की घटनाएं, ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत उच्च तापमान और असामान्य रूप से तेज वर्षा के कारण वो पैदावार प्रभावित हो गई। अप्रैल मई के दौरान टमाटर की कीमतों में कमी, जिससे किसानों ने जल्दी जल्दी जो है टमाटर अपने बेच दिए। विभिन्न स्थानों पर किसानों की ऊंची कीमतों वाली अन्य फसलों की ओर रुख कर लिया है। जैसे कर्नाटक के कोलार जिले में कई किसानों ने बीन्स की खेती शुरू कर दी, तो इससे टमाटर जो है वो पीछे छूट गया। वायरस का प्रभाव क्या है? 2 प्रकार के वायरस हैं, एक कुकुम्बर मोजेक वायरस, और उसके बाद में दूसरा क्या है, टोमेटो मोजेक वायरस। तो ये जो वायरस जो हैं वो अलग अलग प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र में ये कुकुम्बर मोजेक वायरस था, और कर्नाटक तथा अन्य भारतीय राज्यों में ये दूसरा वाला है, टोमेटो मोजेक वायरस, और लगभग 100% फसल की क्षति को पहुंचा सकते हैं ये दोनों वायरस, अगर इनका शीघ्र से जो है वो उपचार नहीं किया गया तो। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे कि टोमेटो मोजेक वायरस कहाँ कहाँ होता है। तो टमाटर में, तंबाकू में, मिर्च में, कुछ सजावटी पौधे हैं उसमें, और ये जो है नर्सरी में श्रमिकों के हाथों के माध्यम से भी फैल सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये कुकुम्बर जो है मोजेक वायरस है, ये खीरा, खरबूजा, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद पत्ता, सेलरी, और इसके बाद में कुकुरबिट्स, और ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ सजावटी पौधे हैं जैसे लौकी, गॉड फैमिली, तो इन सब में, कद्दू में भी, तोरी में भी, ये सब में हो सकता है। और उसके बाद में इसमें क्या होता है कि एफिड्स होते हैं, जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, इनके द्वारा ये फैलता है, लेकिन इसमें मानव स्पर्श से फैलने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं होती है। लक्षण इसमें क्या होता है, वही पत्तियां मुरझा जाती हैं, मुड़ जाती हैं, दोनों में वही है। पौधा, उसमें क्या है, पौधा बौना रह जाता है, कम उत्पादकता बनता है। और उसके बाद उपचार क्या है, खरपतवार को साफ करना। इसमें क्या है उपचार, इसमें उपचार है कि कीटनाशकों या खनिज तेलों का छिड़काव करना, जिसमें इसकी रोकथाम की जा सके। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है? कि कृषि उत्पाद जो है उनका मूल्य निर्धारण कई तरीकों से होता है, जैसे फार्म गेट, सीधे खेत से, किसानों का विक्रय मूल्य, लोड कंसोलिडेशन तथा पैकिंग की लागत, जिसे एग्रीगेटर का मार्जिन भी कहेंगे, तो उसके में सीधे खेत से हो गया। प्राथमिक बाजार में मंडी होती है, मंडी में मार्जिन होता है, कंसोलेटर एग्रीगेटर का मार्जिन होता है, सामग्री का प्रबंधन होता है, और उसमें जो काम करने वाले श्रमिक होंगे उनका श्रम होगा, तो उस पर जो है वो पैसा वो सब जुड़ जाता है। टर्मिनल मार्केट में क्या होता है, शुल्क कम कमीशन शुरू हो जाता है, थोक विक्रेता का मार्जिन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। सामग्री पर जो है प्रबंधन करने वाले श्रमिक, उनका श्रम हो जाता है।
अगर हम बात करें कि खुदरा फुटकर विक्रेता, तो फुटकर पर किए गए अपव्यय की लागत, अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए फिर से किए गए पैक की लागत, खुदरा व्यापारियों का मार्जिन। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि इसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में चुनौती, क्या चुनौती हैं? कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है, आपने देखा, इनपुट सब्सिडी और मुद्रास्फीति। सब्सिडी कम है या फिर जो भी है, दूसरा चीज़ मुद्रास्फीति इतना ज़्यादा है, महंगाई इतना ज़्यादा है कि जो है वो अपने आप जो है वो वृद्धि हो जाता है कीमतों में। एमएसपी खरीद प्रक्रिया में विकृति। 22 फसलों में एमएसपी शामिल है, लेकिन मुख्यतः जो है वो 22 फसलों में नहीं, चावल गेहूं को ही बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है सरकार द्वारा। तो ऐसे में दूसरी फसलें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। फसल में लगने वाला रोग, रोग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में वैश्विक बाजार का प्रभाव, बाजार में भी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो गया। उसके बाद में और जो है राजनीतिक समस्याएं हैं, जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं, जो कि मांग और आपूर्ति में जो है वो परिवर्तन करती रहती हैं। उपलब्ध अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, मशीनीकृत उपकरणों का कम प्रचलन, मौसम के आंकड़े का उपयोग, वैज्ञानिक उत्पादन के तरीके, फसल की कटाई के बाद अवसंरचना, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रसंस्करण और परिवहन संबंधी सुविधाएं, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें जो हैं एक समस्याएं बनती हैं। मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र, मूल्य निगरानी प्रभाग, उपभोक्ता मामले में विभाग से संबंधित चयनित वस्तु निवारक और उपाय के लिए अग्रिम फीडबैक देता है, बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करता है। 750 जो है मूल्य निगरानी केंद्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन्स में क्या है, जो उसका उद्देश्य क्या है? कृषि किसान उत्पादक संगठन, कृषि लॉजिस्टिक प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को जो है वो बढ़ावा देना है। इसमें क्या होगा? टमाटर, प्याज, आलू और इसमें जो है सहित शीघ्र खराब होने वाली जो 22 फसलों हैं उसको शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें दिया गया है कि कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि जो होती है उससे मूल्य अस्थिरता में वृद्धि कैसे होती है, यानी कि आपूर्ति मांग संबंधों में प्रतिकूल परिवर्तन कैसे दिखता है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आपूर्ति संबंधी आघात, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो गया, आपूर्ति नहीं हो पाई, भंडारों में गिरावट आ जाना आपूर्ति में समस्या पैदा कर देगा, फसलों की उत्पादकता में कमी, मार्केट में आपूर्ति नहीं कर पाएगा, उत्पादन की बढ़ती लागत आपूर्ति कमी कर देगा, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति ये भी आपूर्ति को कमी कर देगी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, यानी कि वाहनों का भाड़ा अधिक बढ़ा और उसके बाद में जो है आपूर्ति बाजार में सामान की कम हो जाएगी। मांग की अगर बात करें, जनसंख्या वृद्धि, मांग बहुत अधिक है, हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि है तो अलग अलग शौक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और उसके बाद में शिथिल मौद्रिक नीति, ठीक है, आर्थिक विकास और आय में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि है, ऐसे में उनकी मांग जो है जायज़ भी है। उपभोग की संरचना में परिवर्तन, धीरे धीरे लोग शौक बना लिए हैं। डॉलर का अवमूल्यन, ठीक है, सट्टेबाजी, तरल जैव ईंधन का बढ़ता उत्पादन, ये सारी चीज़ें हैं जो मांग और आपूर्ति में एक दूसरे के प्रतिकूल संबंध हैं। दोनों में पर्याप्त तर्क हैं कि मांग क्यों बढ़ रही है और आपूर्ति क्यों जो है वो नहीं हो पा रही है। इन दोनों के पास पर्याप्त तर्क हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिखने के लिए तो आपके पास पर्याप्त मटेरियल होगा। अब हम बात करेंगे कि एमएसपी मूल्य निगरानी के लिए जो 22 अनिवार्य वस्तुएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल, सब्जियां, अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। एमएसपी वाली चीज़ें नहीं है ये। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, आटा, दालें में चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, खाद्य तेल में मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी, सब्जियों में आलू, टमाटर, प्याज, अन्य वस्तुओं में चीनी, गुड़, दूध और उसके बाद में चाय और नमक। ये 22 चीज़ें जो हैं जो अनिवार्य हैं सभी के लिए, इनकी मूल्य की निगरानी जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो है ये केंद्र सरकार के कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, वितरण और ये सारी चीज़ों की बात नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये चीज़ें थी। आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह ये है कि जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाना, बेहतर मूल्य निगरानी करना, जिसमें ई नाम योजना की सहायता हम ले सकते हैं, विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन, फसल रोग प्रबंधन, उसके बाद में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि कर सकते हैं हम, फसल कटाई के बाद की अवसंरचना का निर्माण, जिसमें भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधाएं, मल्टी मॉडल परिवहन और उसके बाद में फसल की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये दीर्घकालिक होने के लिए फसल की क्षति को रोक सकता है और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। और जो बार बार
खाद्य वस्तुओं का जो दाम बढ़ जाता है, ऐसे में इन चीज़ों पर हम रोक लगा सकते हैं, इन चीज़ों को हम संभाल सकते हैं। अगला जो है टॉपिक वो है कृषि मशीनीकरण से संबंधित। तो कृषि मशीनीकरण से संबंधित टॉपिक तो सुर्खियों में क्यों रहा है? तो कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अस्थायी समिति ने अ, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब देखिए, भारत में कृषि मशीनीकरण की बात करेंगे तो इसका बहुत बड़ा एक रोल है कृषि का, मशीनीकरण का कृषि में। खास करके कृषि मशीनीकरण का मतलब है कि उन मशीनों के उत्पादन और उपयोग से है जिन्हें कृषि कार्यों में मानव और पशु की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, और उसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं, थ्रेसर हो गया, और भी जो चीज़ें हैं जो कृषि में इस्तेमाल की जाती हैं। भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर लगभग 47% है, जबकि चीन में और उसके बाद में ब्राज़ील में लगभग 60, 59, साढ़े 59, 75% है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में मशीनीकरण का स्तर जो है वो बहुत अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अभी नगण्य के स्तर पर है। किसान जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा उपकरण की खरीद को मंजूरी देने के लिए डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल या फिर सिंगल विंडो के रूप में कार्य करते हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत काम ये होता है। कृषि मशीनीकरण का महत्व क्या है? उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होती है, निश्चित रूप से। फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, ये भी सही है। काम का बोझ जो है कम करता है और दक्षता को बढ़ावा देता है। शिक्षित युवाओं को बाह्य प्रवास में सहायता मिलती है। संधारणीयता जो है वो बढ़ती है, जिसमें ऊर्जा है, जल है, और उसके बाद में सबका जो है सही से उपयोग जो है किया जा सकता है मशीनीकरण के द्वारा। हालांकि कृषि मशीनीकरण में चुनौती भी कुछ है, जैसे मशीनीकरण की धीमी गति। जैसे समिति के अनुसार 47% है, तो अभी धीमी गति है। वर्तमान में ऐसा कोई इंजीनियर कार्यबल उपलब्ध नहीं है जो किसानों को उनके ही स्थान पर मशीन का उपयोग कर दिखा सके, कि उन्हें प्रशिक्षण दे सके, मरम्मत और रख रखाव में मदद कर सके। तो ऐसे में ये जो एक छोटी मोटी समस्याएं जो है वह है। औपचारिक अध्ययन का अभाव, ठीक से अध्ययन नहीं है। उसके बाद में इंजीनियरिंग पर औपचारिक शिक्षा का अभाव। एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग होती है वो उसमें औपचारिक शिक्षा हो रही है, बाकी वास्तविक स्तर पर बहुत कम है। उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड का अभाव, जिसमें कृषि मशीनीकरण उद्योग के लिए ये सारी चीज़ें हैं, उसमें एनआईसी कोड मौजूद नहीं है। तो एक प्रकार से ये भी एक समस्या है। बिजली तक की पहुंच में कमी। उसके बाद में अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे जागरूकता की कमी, सीमित अनुसंधान एवं विकास, कुशल श्रमिकों की कमी, किसानों की निम्न आय। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कृषि मशीनीकरण में समस्याएं बनी हुई हैं। कृषि मशीनीकरण को बेहतर करने के लिए सरकार की कुछ पहल हैं, जैसे कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM 2014-15 में शुरू किया गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय कर दिया गया, जिसका केरल और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में जैसे राज्यों में किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार की पहल हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह यही है कि कम लागत वाले छोटे उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सहायक इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। उद्योग के रूप में मान्यता होनी चाहिए। उसके बाद में स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित करो। वित्त पोषण में आसानी हो, जिसमें कृषि और उसके बाद में अन्य आवश्यक दस्तावेजों या फिर कहें कि सरल करके इनको जो है वित्त से संबंधित वित्त मुहैया कराया जा सके। संबंधित सुर्खियों की बात करें तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रौद्योगिकी आधारित कई पहलें शुरू की हैं, जिसमें कुछ शुरू की गई नई पहल जो है, जैसे मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। यह स्वचालित मौसम स्टेशनों एवं वर्षा गेज द्वारा एकत्र किए गए हाइपर लोकल वेदर डेटा का प्रबंधन और प्रोसेसिंग करता है। फसल बीमा कृषि सलाह और आपदा शमन जोखिम का निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है। प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली मैनुअल, यह प्रौद्योगिकी संचालित एक उपज अनुमान प्रणाली है जो कि अनुमान लगाती है। डोर टू डोर नामांकन ऐप सहायक
यह ऐप किसानों के लिए फसल बीमा को अधिक सुलभ और सुगम बनाकर बाधा रहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया जो है सुनिश्चित करता है। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कृषि को और बेहतर बनाने में काम करेंगी। अब हम बात करेंगे 3.15 कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियाँ छोटी-छोटी होती हैं इसमें। क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क। जो क्रिप्टो परिसंपत्ति है ना, उसमें जो है सभी वैश्विक विनियामक सभी विश्व के रूप में ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमें ज़रूरत है। जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने क्रिप्टो करेंसी के संबंधित गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दे दिया है। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ये विनियामकीय और पर्यवेक्षीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुरूपता को बढ़ावा देगा। क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजारों में हुई घटनाओं से सीख लेते हुए ये प्रावधान जो है शामिल किए गए हैं। इसमें क्या है, समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन, ये सिद्धांत पर आधारित है। क्रिप्टो इस फ्रेमवर्क में निम्नलिखित विनियमन पर्यवेक्षण निरीक्षण जो है उच्च 2 स्तरीय पर सिफारिश शामिल है। पहला, क्रिप्टो परिसंपत्ति संबंधी गतिविधियों के लिए। दूसरा है वैश्विक स्टेबल कॉइन व्यवस्थाओं के लिए। अब ये 2 चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। इसमें सेंट्रल बैंक के डिजिटल मुद्राओं को इन सिफारिश में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। क्रिप्टो परिसंपत्ति और स्टेबल कॉइन्स के बारे में अगर थोड़ा कहें तो क्रिप्टो परिसंपत्ति निजी क्षेत्र की डिजिटल परिसंपत्ति होती है। ये मुख्य रूप से क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर या इसी तरह की तकनीक पर निर्भर करती है। क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजारों में अलग अलग खंड में कैसे होती है? इसमें क्रिप्टो परिसंपत्ति जो मूल रूप से किसी समर्थित परिसंपत्ति पर निर्भर नहीं होती है, जैसे बिटकॉइन है, स्टेबल कॉइन्स है, उसके बाद में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति की कीमतों से तय किया जाता है। तो आपको बस केवल परिभाषा याद रखनी है। 1-2 बातें हैं कि इसको जो है रेगुलेट करने के लिए वैश्विक स्तर पर काम किया जा रहा है। इसमें थोड़ा-सा बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना होती है 2009 में G20 के तत्वाधान में। उसके बाद में इसका काम क्या है, इसके बारे में बात करें तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में केंद्रीय बैंक वित्त मंत्री जो है G20 में सुपरवाइजरी करता है, इसका उसका अधिकारी होता है। भारत भी इसका सदस्य है। उद्देश्य वही कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद में कानूनी रूप से यह बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसे में ये एक टॉपिक छोटा सा था। अगला टॉपिक है वैश्विक न्यूनतम कर। 138 देश हैं, भारत सहित 138 देशों ने इस समझौते को जो है वो सहमति व्यक्त की है। क्या सहमति है कि जो कम से कम जो है संस्थानें हैं उन पर एक न्यूनतम कर होना चाहिए। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD देशों में कर चोरी, कॉर्पोरेट कर परिहार रोकने के लिए जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। OECD ने 2013 में एक क्या कहते हैं योजना भी शुरू की थी, उसका नाम था क्या, ऋण एवं लाभ हस्तांतरण पर परियोजना शुरू की थी। और उसके बाद में BEPS बहुराष्ट्रीय उद्यमों में जो मल्टीनेशनल हैं उसमें द्वारा की उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीति बनाई थी, जिसमें कर का भुगतान करने से बचने के लिए जो है अलग अलग जो है नियमों का फ़ायदा उठाती हैं। ऐसे में जो ये फ़ायदा उठाती हैं, इससे क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। लगभग 100 से 240 अमेरिकी बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो है वो सभी देशों ने मिल कर के तय किया है कि एक न्यूनतम कर होना चाहिए, न्यूनतम टैक्स होना चाहिए इतनी आमदनी के बाद। तो इस योजना का एक हिस्सा जो है वो डिजिटलीकरण से संबंधित है। डिजिटलीकरण से जो है उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद में BEPS पर जो वो OECD का G20 समावेशी ढांचा जो है 2 पिलर समाधान प्रदान करता है। पहला पिलर 1 कहता है कि सबसे बड़े और सर्वाधिक लाभ अर्जक एक निर्धारित लाभ मार्जिन के ऊपर मुनाफे का 25% उन बाजार अधिकार क्षेत्रों में फिर से आवंटित करेंगे जहां उनके उपयोगकर्ताओं और ग्राहक मौजूद होंगे। तो एक बात की गई है कुल मिलाकर के एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए। दूसरा पिलर क्या कहता है कि जो बड़े बड़े MNE हैं उसके अंदर कम से कम 15% की दर वाले वैश्विक न्यूनतम कर का भुगतान करें। तो या तो भुगतान करें या तो फिर उन क्षेत्रों में आवंटित करें जहां वो 25% उनके बाजार अधिक हैं। तो ऐसे में जो कि ग्राहक ग्राहक के लिए सुविधा होगी।
तो ये चीज़ें थी। अब बात करेंगे थोड़ा सा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापना होती है 1961 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। और उसके बाद में इसका लक्ष्य क्या है? बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती है। भारत भी इसका सदस्य है। और उसके बाद में कई सूचकांक जारी करते हैं, जैसे इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD लाइफ बेटर लाइफ इंडेक्स, ये सारी चीज़ें ये जारी करती है। अगला जो है वो डिजिटल व सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने डिजिटल व सतत सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया। 2 वर्षों का ये सर्वेक्षण है। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग देशों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों से संबंधित होता है। WTO भी ये ऐसा काम करता है। और इसमें जो है इसी के आधार पर ये भी थोड़ा सा काम करता है व्यापार सुविधा को बनाने के लिए। इसमें 11 उपसमूहों को शामिल किया गया है। पारदर्शिता है, औपचारिकताएं हैं, उसके बाद में संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग है, पारगमन सुविधा, पेपरलेस व्यापार, सीमा पार पेपरलेस व्यापार, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार सुविधा, कृषि व्यापार सुविधा, व्यापार सुविधाओं में महिलाएं, व्यापार सुविधाओं के लिए व्यापार वित्त और संकट में के समय व्यापार सुविधा। ये 11 समूह है, 11 उपसमूह है जिनको शामिल कर दिया गया है और व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए काम किया गया है। भारत के संदर्भ में इसकी नज़र की बात करें, मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र की बात करें तो भारत का स्कोर जो है वो बढ़ करके 93.55% हो गया है, जो कि 2021 में जो है 90.32% था। सर्वेक्षण में भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई ऐसे देश हैं विकसित देश जिससे अधिक है। भारत ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में 100% का पूर्ण स्कोर हासिल कर लिया है, जिसमें पारदर्शिता, औपचारिकताएं और संस्थागत व्यवस्था और सहयोग और पेपरलेस व्यापार है। व्यापार सुविधाओं में महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो धीरे धीरे वो है उसमें भी पर्याप्त सुधार हो रहा है, जो 2021 की में 66.7% था और 2023 में जो है 77.8% हो गया है। भारत के स्कोर में सुधार मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलों के कारण संभव हुआ है, जिसमें तुरंत कस्टम व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, जिसे स्विफ्ट कहेंगे, प्री अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई संचित समन्वित सीमा प्रबंधन आदि चीज़ें शामिल हैं। अब हम बात करेंगे एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की। उत्पत्ति होती है 1947 में। और उसके बाद में इसके बारे में बात करें तो 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। इसमें 53 सदस्य हैं और 9 एसोसिएट मेंबर हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। हेडक्वार्टर बैंकॉक, थाईलैंड में है। उद्देश्य क्या है उसका? है कि संधारणीय विकास के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक अच्छा सहयोग है। अगला है टॉपिक जो है वो वर्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, डेप्थ रिपोर्ट। और किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा ने ये रिपोर्ट को जारी किया गया है। अंकटाड क्या है? 1964 में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। 195 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के समूह का एक हिस्सा है। अंकटाड द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो व्यापार विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये दिया गया है। इसमें बिंदुओं पर इसको नज़र डालें तो 2000 के बाद जो है 5 गुना से अधिक जो है वो सार्वजनिक ऋण, वैश्विक सार्वजनिक ऋण जो है बढ़ गया है। 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो विकासशील देशों में ऋण जो है वो तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और उसके बाद में 30% विकासशील देशों पर ये बकाया है। जो भारत का सार्वजनिक ऋण जो है वो 2815 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आधे विकासशील देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से अधिक और अपने सरकारी राजस्व का 6.9% शिक्षा तथा स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर खर्च करते हैं। अब निजी ऋणदाताओं पर अधिक निर्भर हैं। और उसके बाद में विकासशील देश सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के पीछे कारक, तो ये सारी चीज़ें असमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वैश्विक ऋण बोझ को कम करने के लिए रूपरेखा क्या है? तो उच्च लागत और ऋण संकट से संबंधित जोखिम से निपटना, अधिक तरलता प्रदान करना, ऋण प्रणाली को एक अधिक समावेशी बनाना। पर ऊपर एक टॉपिक था जिसमें ऋण से निपटने के लिए कई नई चीज़ें उसमें बताई थी, जो कि कॉर्पोरेट बाजार से संबंधित टॉपिक था। अगला जो टॉपिक है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है।
सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्रों के पास बैंकों में MSSC 2023 को लागू और संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में युवा लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी उद्देश्य है। इसका जो योजना आई है, जो बचत प्रमाण पत्र जो महिलाओं के लिए जारी किया गया है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये एक लघु बचत योजना है। डाकघरों और अन्य और पात्र अनुसूचित बैंकों के जरिए इसकी सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। उसके बाद में 31 मार्च 2025 से पहले ये खाता खोला जा सकता है। कोई महिला स्वयं के लिए नाबालिग लड़की के मामले में उससे अभिभावकों द्वारा उसके लिए खाता खोला जा सकता है। और उसके बाद में महिला सम्मान बचत पत्र के तहत जमा की गई धनराशि का 7.5% की ब्याज दर से दिया जाएगा। और उसके बाद में निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी। उसके बाद में न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये से लेकर के 100 के गुणज के में कोई भी राशि हो सकती है। अधिकतम निवेश की सीमा 2 लाख रुपए है। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि के लिए परिपक्वता अवधि खाता खोले जाने के बाद से ही लेकर के 2 वर्ष तक की होगी। एक बार में शेष राशि का 40% तक निकाल सकते हैं। और उसके बाद में सभी आय जो है वो आय मौजूदा आयकर प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगी। तो ऐसे में इसमें TDS नहीं काटा जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, ट्विन बैलेंस शीट की समस्या। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकल गई है। ये है क्या? पहले इसको समझते हैं कि ये ट्विन बैलेंस शीट समस्या से ऐसे है कि कंपनियों और बैंकों दोनों की पहले ही संकटग्रस्त बैलेंस शीट से है। यानी कि दोनों की पहले की संकटग्रस्त जो है बैलेंस शीट, यानी पहले से ही उन पर जो है वो बैलेंस शीट उनकी निगेटिव में चल रही है। तब कंपनियों का कर्ज का बोझ अधिक था और उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। NPA बहुत थे बैंकों के ऊपर। उसके बाद में इसलिए ये समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसको भारत ने इस पे जो है वो पकड़ बना ली है। और इसको बढ़ाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे उसको आप देख सकते हैं। 4R रणनीति अपनाई गई थी, जिसमें रिकॉग्नाइजिंग, रिकैपिटलाइजेशन, रिसॉल्विंग एंड रिफॉर्म, बैंकों में NPA की समस्या को पहचानना, पुनर्पूंजीकरण करना, बैंकों की समस्याओं का समाधान करना और बैंकों में सुधार करना, ये सारी चीज़ें इसमें अपनाई गई हैं। और उसके बाद में IBC 2016 को अपनाया गया है। भारतीय दिवाला शोधन क्षमता संहिता 2016, उसके बाद में सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इनका इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स की शुरुआत की गई है, RBI ने किया है। उसके बाद में अशोध ऋणों जो हैं उनसे निपटने के लिए नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गठित की गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब जो है चूक और डिफ़ॉल्ट को कम करती हैं। ऐसे में बैलेंस शीट जो है वो पॉजिटिव बन गई है और ये बैलेंस शीट सभी 10 वर्षों के लिए अपने सर्वोत्तम स्तर पर है। अगला जो टॉपिक है वो केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने CIMS यानी कि केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इसको शुरू किया है। या अगली पीढ़ी का डेटा वेयर हाउस है, डेटा भंडारण है। तो जो डेटा माइनिंग करता है, डेटा टेक्स्ट माइनिंग करता है, सांख्यिकीय विश्लेषण करेगा। एक प्लेटफॉर्म है जो कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सहकारी बैंकों और गैर सहकारी बैंकों के लिए, NBFC तक के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जो किया जाएगा। RBI ने 2002 में अपना पहला उद्यम व्यापारी डेटा वेयर हाउस जो है उसकी स्थापना की थी, जिसका केंद्रीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो फिर डेटा को सुरक्षित करने के लिए, जिससे आगे की नीतियों को बनाने के लिए एक देखा जा सके, एक गाइडेंस लिया जा सके। अगला जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है प्रोजेक्ट वेब। प्रोजेक्ट वेब मतलब क्या है? इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल प्रोजेक्ट वेब जो है उसके तहत नई सेवाएं शुरुआत की हैं। इसमें क्या है, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसमें सेवा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें थी। अगला टॉपिक है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 नीति आयोग ने जारी किया है। तीसरा संस्करण इसका निर्यात तैयारी सूचकांक का। नीति आयोग ने क्या कहा है? 2022 के दौरान भारत के निर्यात प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद में इसमें 4 स्तंभ प्रमुख थे, जिसमें नीति थी, व्यवसाय परितंत्र था, निर्यात परितंत्र था और निर्यात प्रदर्शन था। और उसके बाद में इसमें में राज्यों को बांटा गया है। तटीय राज्य,
स्थल रुद्र राज्य, उसके बाद में हिमालयी राज्य, और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य। सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर अगर नज़र डालें तो इसमें सबसे अच्छा जो है तटीय राज्यों का जो है प्रदर्शन रहा है। हालांकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो भी ये भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। अब अगर सिफारिशों की बात करें तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थान विशिष्ट रणनीति, उसके बाद में जीआई और एफटीए का उपयोग करना, बाजारों को लाभ उठाना, आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, वस्त्र और नवीनीकरण ऊर्जा और उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान करना, डेटा उपलब्धता में सुधार लाना है, जैसे डेटा भंडारण की बात की जा रही थी। उसके बाद में इस रिपोर्ट में और छोटी और नज़र डालें तो हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा इसमें जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। उसके बाद में देश में 99% से अधिक जिले एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल हैं। उसके बाद में केवल 100 जिलों में भारत में लगभग 87% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का 49% निर्यात केवल 10 गंतव्यों से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस आंकड़े में शामिल हैं, आप इसको देख सकते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो हवाई कनेक्टिविटी का थोड़ा अभाव है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन रहा है। निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। उसके बाद में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है, यानी कि डेटा हमारे पास थोड़ा कम है। अगला जो है टॉपिक है वो 10 नंबर, आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन के संबंध प्रोत्साहन योजना PLI 2.0। उसके बाद में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। किसे मंजूरी दी है? जो PLI 2.0 के संचालन के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है, उद्देश्य क्या होगा? घरेलू विनिर्माण उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है, अपने जो घरेलू निर्माण होने वाले वैश्विक स्तर हैं उद्योग हैं, उनको जो है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। विनिर्माण क्षेत्र में भारत से ग्लोबल चैंपियंस कंपनियां खड़ी करना विनिर्माण क्षेत्र में विश्व के लेवल पर। 14 विनिर्माण क्षेत्रक हैं। PLI योजना शुरू की गई है जिसमें चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, औषध उत्क्षेत्रक, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। पहली बार 2021 में सूचित किया गया था IT हार्डवेयर PLI योजना को। उसके बाद में इसका टारगेट सेगमेंट क्या है? भारत में विनिर्मित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ये सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC विनिर्माण और पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें इस प्रोत्साहन में शामिल हैं। इस पर एक नज़र डालें तो अगर हम देखें तो 5% से अधिक प्रोत्साहन किया जाएगा। उसके बाद में सचिवों का अधिकार होगा, योजना की निगरानी होगी। प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष की होगी। 6 वर्ष तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के दावों के लिए टारगेट सेगमेंट की वस्तुओं की बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है भूमि सम्मान पुरस्कार 2023। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। ये पुरस्कार किसको दिया गया है? देश के 9 राज्य सचिवों को भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया है। जिस डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना थी जिसमें ये लोगों ने काम किया है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? एक आधुनिक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। 2021-22 में 5 साल यानी 2025 से लेकर के 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व की अगर बात करें तो इंटरफेस संपर्क कम होता है तथा पारदर्शिता में वृद्धि होती है। पूंजी और ऋण की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाता है। लंबित मामलों की बड़ी संख्या को कम करने के लिए मदद मिलेगी। भूमि सुधार लागू करने के लिए उपयोगी होगा। भूमि सुधार के लिए कुछ पहल शुरू की गई जिसमें विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, भू आधार नंबर और उसके बाद में स्वामित्व योजना। इसमें गांव की संपत्तियों के मालिकों को कानूनी रूप से स्वामित्व कार्ड जारी किए जाएंगे। अगला टॉपिक है वो सांख्यिकीय संबंधी अस्थायी समिति है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। औद्योगिक लाइसेंस की बात करें तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने लाइसेंस की जो औद्योगिक लाइसेंस वैधता की अवधि को 15 साल कर दिया गया है। ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लाइसेंस जारी होने के 15 साल के भीतर वाणिज्यिक व्यापार जो है वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं करता है। ऐसे में 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। 15 + 3 साल की जो है वो दे दी गई है, जो स्वतः समाप्त माना जाएगा अगर पूर्ण अवधि के बाद। और इसका जो है लाइसेंस जो है वो उद्योग अधिनियम 1951 के तहत, विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत जो है वो जारी एवं विनियमित किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल मालवाहक वाहन है, यानी कि E-फास्टैग, आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।